Hello everyone, welcome back to my channel Twitter Raman, and today we are going to discuss how to file an FIR कि एक FIR को कैसे फाइल करना होता है पुलिस स्टेशन के अंदर। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर अंदर कई प्रोसीजर होते हैं जो हमें एनालाइज करना होता है FIR को फाइल करने के समय, और बहुत ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। आज हम उन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो FIR के अंदर को फिल करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। The FIR investigation report is the first and the most important document to initiate criminal proceeding. तो FIR जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है जिससे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। दो तरह की प्रोसीडिंग होती है। प्रोसीडिंग होती है, आप सभी को पता है कि एक सिविल प्रोसीडिंग होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसकी शुरुआत FIR के बेसिस पर ही होती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर स्टार्टिंग ए criminal proceedings. FIR is written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense. FIR बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो पुलिस को प्राप्त होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। It is also one of the most important supportive evidence on which the entire structure of the prosecution case is built up. ये also ये जो FIR होता है वो एक इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है इंटायर स्ट्रक्चर। जो प्रोसिक्यूटर होते हैं ना, जो जो डिफेंस के अगेंस्ट में जो वकील होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस पर वो क्रिमिनल्स को सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं। जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो वकील होते हैं, जो डिफेंस में जो वकील होते हैं, उनके अगेंस्ट जो लॉयर होते हैं, उनके उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है कि वो इसी डॉक्यूमेंट के बिना पर वो आर्ग्यू करते हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर ये जो क्रिमिनल है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो प्रोसिक्यूटर है या फिर जो प्रोसिक्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, वो सारा इस FIR के बेसिस पर ही एग्जिस्ट करता है। अगर ये FIR ना हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती है। तो फिर तो डिफेंस में जो लॉयर है वो आसानी से एक्यूज को छुड़ा सकते हैं, लाइक उनको एक्यूट करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि FIR दर्ज होती है और FIR के अंदर जो विटनेस होता है वो उसमें कई सारे बयान होते हैं कि बहुत सारे लोग ने इसको विटनेस किया है, उन्होंने देखा है इस घटना को। तो इस कारण से फिर डिफेंस के लॉयर को बहुत सारा आर्ग्यू करना पड़ता है कि कैसे कि क्यों छोड़ना चाहिए जो एक्यूज है उसको, वो कैसे बेगुनाह है। तो इस बेसिस पे ही सारा पूरा केस एग्जिस्ट करता है। इसलिए ये भी FIR जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि जो आगे की जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट के अंदर, वो सारी बातें FIR के बेसिस पर ही मोर और लेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इस कारण से भी FIR जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। FIR कैन बी filed by a victim, a witness to the incident or a person with knowledge of the incident. अब हम देखते हैं कि FIR किन लोगों के द्वारा फाइल किया जा सकता है। FIR बेसिकली या तो विक्टिम फाइल कर दे, या फिर जो विटनेस उस टाइम पे जो गवाह थे, जो उनको जिन लोगों ने विटनेस करा इस घटना को, जिन लोगों ने इस घटना को देखा करीब से कि ऐसा हुआ है, वो लोग भी FIR अपने फिल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। और कोई ऐसा पर्सन जिसको इस घटना के बारे में पता हो सकता है वो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, लेकिन उसे पता हो कि ऐसा कुछ हुआ था। तो और क्योंकि और दूसरे लोग जो विक्टिम और विटनेस है, वो हो सकता है कि कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व है अभी, हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो, या फिर हो सकता है कहीं और हो। कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी घटना होती है, तो जो विक्टिम होते हैं वो जिनके ऊपर ये सब होता है वो हॉस्पिटल में होते हैं या फिर कहीं और होते हैं, और उनके फैमिली को भी इन्वॉल्व, लाइक वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई ऐसा आदमी जिसको इस घटना के बारे में पता हो, के बारे में नॉलेज हो, दे कैन फाइल एन FIR टू द पुलिस स्टेशन। तो हमने देख लिया कि किन किन कौन कौन से लोग जो है वो FIR को फिल कर सकते हैं केस के रिगार्डिंग। FIR इज द डॉक्यूमेंट विच इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो हमने पहले ही देख लिया कि जो FIR है उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होती है, इनिशिएट होती है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स। जो जिन लोगों ने भी गलत काम किया है उनके खिलाफ FIR के बेसिस पर केसेस स्टार्ट होते हैं। इन इंस्टेंसेस वेयर देयर इज डैमेज टू प्रॉपर्टी, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू क्लेम इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ।
अगर कोई ऐसी घटना हुई है जहाँ पर जो रॉन्ग डूअर है उन्होंने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया या फिर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा है, तो जो जो विक्टिम है वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उतना उसको उसका भुगतान करे, ठीक है। या फिर यदि कोई ऐसी घटना है कि उसको मारने की कोशिश की गई, तो जो विक्टिम है वो प्रोटेक्शन पुलिस से मांग सकती है, ठीक है। तो सबको सेफ एंड फ्रीली रहने का राइट है हमारी कंट्री के अंदर। तो कोई भी सिटीजन को यदि ऐसा लगता है कि उसके ऊपर खतरा है फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए, तो पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे देती है। तो तो एफआईआर के बेसिस पर ही ये सब हो पाता है। यदि एफआईआर स्ट्रांग होता है, केसेस स्ट्रांग होते हैं, तो पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है या फिर इंश्योरेंस दिलाने की कोशिश करती है। नाउ लेट्स सी फर्दर। तो अब हम देखेंगे कि एफआईआर का होल पर्पस क्या है। तो ये सब काम तो नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, डायरेक्टली कोर्ट जाकर भी हो सकता था, लेकिन एफआईआर के थ्रू क्यों होता है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर का होल पर्पस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्पस जो है वो है टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो डीएसपी को इन्फॉर्म करना, या फिर जो मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक है, कोर्ट के अंदर, तो उसको इस घटना के बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि ऐसी कोई घटना हुई है जो कहीं ना कहीं दैट इज इनह्यूमेन, जो सही नहीं है, ठीक है, और जो दैट वायलेट्स द रूल एंड ऑर्डर ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस जगह की रूल एंड ऑर्डर को भी वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए एक मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पीस मेंटेन रहे। तो पहली बात तो ये होती है कि मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करो, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पीस एंड सेफ्टी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो इंसान पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पर्पस व्हाई वी शुड फाइल एन एफआईआर। एफआईआर हमें क्यों फाइल करना, फायर करना चाहिए, ठीक है, फाइल करना चाहिए। तो हमने देखा कि मजिस्ट्रेट का क्या रोल है एफआईआर के अंदर। नाउ सेकंड वी विल सी दैट टू मेक नोन टू द जुडिशियल ऑफिसर्स बिफोर होम द केस विल अल्टीमेटली ट्राइड, ठीक है। तो जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं उनको भी इस केस के बारे में पता हो, उनको अल्टीमेट बिफोर द फैक्ट दैट हैव बीन शेयर्ड दैट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग एन एफआईआर। तो जब ये केस आगे प्रोसीड होगी और ये जब केट में जाए जब ये केसेस कोर्ट के अंदर जाएंगी, तो जो ऑफिसर्स हैं, जो लॉयर्स वगैरह हैं, उनको इस केस के बारे में ज़्यादा पता चले कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो वो कैसे पता करेंगे, उस टाइम की एफआईआर को वो चेक करेंगे कि उस टाइम पे जो विक्टिम है उसने एफआईआर के अंदर क्या अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, एफआईआर के अंदर उन्होंने अपनी क्या समस्या को बताया था। इस बेसिस पर फिर वो आर्ग्यू करेंगे कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, या फिर ये सही नहीं हुआ, या फिर ये झूठा क्लेम है, या फिर एक्यूज्ड ने कुछ नहीं किया है। तो ये सारा क्लेम आर्ग्यूमेंट जो है वो एफआईआर के बेसिस पर होगी आगे जुडिशियल कोर्ट में ऑफिसर्स के द्वारा। इसलिए इसको फाइल करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ जब ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। क्योंकि इस क्रिमिनल लॉ को जो स्टार्ट करने के लिए, क्रिमिनल लॉ से जस्टिस की जो पूरी प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करने के लिए इस एफआईआर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि ऑफिसर इसे इंफॉर्मेशन ले सके। To obtain information about the alleged criminal activity so as to be able to take responsible step for tracing and bringing the guilty party to light। और इसी के आधार पर जो है सो क्रिमिनल एक्टिविटी का भी पता लगाया जा सके, किसने क्रिमिनल एक्टिविटी किया था। और कई बार क्या होता है कि एफआईआर करने से फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, और कई बार जब कोई भी आदमी एफआईआर फाइल नहीं करता है तो फिर जिसने क्राइम किया वो आराम से निकल गया। लेकिन जब हम एफआईआर फाइल करते हैं तो पुलिस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो चेक करे कि किसने रूल को वायलेट किया है, किसने गलत काम किया है। तो फिर वो इस केस में गिल्टी पार्टी जो है, जिसने क्राइम करा है या फिर जिसने रूल वायलेट करा है, उसको सामने लेकर आती है, वो उसको सजा दिलवाने की कोशिश करती है, या फिर जो विक्टिम है उसको न्याय मिले इसकी पूरी कोशिश करती है, ठीक है। तो ये हमने 3 पर्पसेस देखे कि एफआईआर की क्या क्या है। और नाउ वी विल कम ऑन द 4th पर्पस, दैट इज एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब हम देखेंगे कि एफआईआर जो है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए फाइल किया जाता है। इनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए जनरली आप एफआईआर फाइल नहीं करते हैं, उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है, ठीक है,
और डायरेक्टली अपने सिविल लॉ के थ्रू अपने केसेस का निपटारा करना पड़ता है। लेकिन जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेज हैं, जहाँ पर बड़ा क्राइम हुआ है, जहाँ पर पुलिस का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है उसमें, अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है, वहाँ पर एफआईआर फाइल करना जो है सो ज़रूरी होता है। तो एफआईआर तभी फाइल किया जाता है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुआ है हो, ठीक है, जहाँ पर पुलिस को ये अधिकार हो कि किसी को भी अरेस्ट कर सके यदि उसको ऐसा लगे कि अरेस्ट करना चाहिए, इसने क्राइम किया है या फिर रूल को वायलेट किया है, उसमें डायरेक्टली पुलिस जाकर अरेस्ट कर लेती है विदाउट एनी वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे पुलिस डायरेक्टली अगर किसी को भी अरेस्ट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन एंड द क्लेम्स, ठीक है, अगर उसको लगे कि ऐसा हुआ है तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इन। और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद भी हम देखते हैं कि कई राइट्स हैं विक्टिम के, उसके भी जिनको अरेस्ट किया गया है उसके भी राइट्स हैं कि वो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको लाया जा सके और मजिस्ट्रेट उससे पूछताछ कर सके, ठीक है। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट फैसला दे सके कि क्या इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर कोई सेंस नहीं है इसको प्रोसीड करने का। तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे क्या इस बात पर फैसले देंगे, लेकिन पुलिस अरेस्ट कर सकती है और 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोसीड करना होता है, ठीक है। और ये काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के होते कैसे हैं और अरेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर ही फाइल किए जाते हैं इन जनरल, ठीक है, जिसमें पुलिस को ये पावर ऑफ अरेस्ट हो, ठीक है, कि पुलिस जो है सो अरेस्ट कर सके ऑफेंडर को यदि उसको ऐसा सस्पिशन हो तो, ठीक है, एक्यूज्ड को, यू कुड से। कॉग्निजेबल ऑफेंस अब देखेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर जनरली मर्डर आते हैं, रेप जैसे केसेस आते हैं, थेफ्ट जहाँ पर कोई बहुत कीमती चीज चोरी हो गई हो, अटैक हो गया हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होती हैं जहाँ पर कोई ना कोई इसके अंदर विटनेस होता है और किसी न किसी के ऊपर कोई ऐसा क्राइम हो रहा होता है, तो इसके अंदर ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है। जनरली एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड एट द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर एन इंसिडेंट and some delay occurs in filing of the same, then it has to be explained। देखो एफआईआर को फाइल करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब इसको आप जल्दी फायर नहीं करते हैं, जिस टाइम पर ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पर फाइल नहीं करते हैं, तो बहुत ऐसी जो तथ्य हैं या जो बहुत ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो डिले हो जाता है और बहुत ऐसी सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश की जाती है जिसने क्राइम किया है उसके द्वारा। तो जल्दी से जल्दी एफआईआर हो जाने से ये फायदा होता है कि पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, एक्यूज को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अगर वो अगर उसके बारे में पता नहीं है तो उसको ढूंढना स्टार्ट कर देती है और इसके बारे में अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तो इससे इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा कलेक्ट करने की संभावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन केस के बारे में पता लगता है। अदरवाइज अगर डिले हो जाता है तो प्रोसीडिंग तो स्टार्ट होती है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे। तो ये एक सबसे बड़ा हर्डल होता है। इवन दी जुडिशियल ऑफिसर्स जो है, लॉयर्स हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है सही गलत को प्रूव करने के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई एफआईआर इज नीड टू बी रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल। A delay in registration has the chances of reducing the credibility of the same because it may give rise to a suspicion to whether it was an afterthought। और अगर डिले होता है रजिस्ट्रेशन में तो एक चांसेस ये भी होता है कि जिसने एफआईआर किया है वो झूठ बोल रहा हो। ये तो हमने देखा, पहले हमने देखा कि कैसे एक चांसेस है कि सबूत मिटाया जा सके। अब हम ये भी देख सकते हैं कि चांसेस हो कि झूठा कंप्लेंट हो या फिर झूठी एफआईआर, क्योंकि हो सकता है कि इंसिडेंट जब हुआ था उस टाइम पे ये कंप्लेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और ये बाद में सोच समझ कर ऐसा कुछ एफआईआर डाला गया है ताकि जो एक्यूज है उनको परेशान किया जा सके। तो ये एक सोची समझी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है किसी के द्वारा। तो ये भी एक चांसेस हो सकते हैं कि ये भी एक चांस है कि इसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ जाता है एफआईआर का कि भाई एफआईआर उस टाइम पे फाइल क्यों नहीं किया गया। अगर केस इतना स्ट्रांग था तो फिर उस टाइम पे एफआईआर को फाइल क्यों नहीं किया गया। तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि एफआईआर को जल्दी से जल्दी फाइल करना चाहिए। द एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन अंडर हुज जियोग्राफिकल लिमिट्स और जुरिडिक्शन ऑफ द क्राइम हैज टेकन प्लेस। अब हम बात करते हैं कि एफआईआर आप कहीं भी जाकर फाइल नहीं कर सकते हैं। आपको एफआईआर जो है सो जुडिशियल जो जियोग्राफिकल लिमिट्स है, मतलब आपके एरिया में क्राइम हुआ है तो आप अपने एरिया में ही जाकर आपको एफआईआर फाइल करना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
अगर आप अपनी जिस एरिया के अंदर क्राइम हुआ है, आपको वहाँ जाकर आप फायर फाइल करेंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, इन्वेस्टिगेशन बेटर तरीके से हो पाता है, ठीक है। ऑल्दो आप यदि एफआईआर फाइल करते हैं दूसरे पुलिस स्टेशन में भी, जो कि ज्योग्राफिकल लिमिट के बाहर है, उस एरिया के बाहर वाले एरिया में भी आप करते हैं, तो भी पुलिस अपना एक्शन इनिशिएट तो करती है, लेकिन उस तरह के एफआईआर को हम जीरो फायर टर्म देते हैं, ठीक है, कि वो एक अलग तरह का एफआईआर हो जाता है। देखिए वही बात मैं बोल रहा था, इन इमरजेंसी केसेस वी कैन रजिस्टर्ड एफआईआर द फाइल एट एनी पुलिस स्टेशन। जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो हम कहीं भी एफआईआर को फाइल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही करें, ठीक है। एंड देन ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टू द अप्रोप्रिएट स्टेशन एंड इन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर वन कैंट गो इन पर्सन एंड रजिस्टर एन एफआईआर, ठीक है। तो अगर कोई आदमी इमरजेंसी के अंदर एफआईआर को दर्ज करता है, अगर वो उस जगह पर नहीं है, उस एरिया में नहीं जा पा रहा है, लेट हो रहा है, कि कोई भी और दूसरा कारण है, तो कोई किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर भी एफआईआर फाइल किया जा सकता है सेम तरीके से, और वो सारा एफआईआर का जो केस है एफआईआर का, वो ट्रांसफर हो जाता है उसके अपने वाले ज्योग्राफिकल एरिया वाले पुलिस स्टेशन के अंदर, और फिर वहां से कार्रवाई शुरू होती है, ठीक है। तो किसी कारणवश वो आदमी अगर नहीं जा पा रहा है उस एरिया के अंदर, उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जहां पर क्राइम हुआ है, तो कहीं और भी जाकर वो एफआईआर रजिस्टर कर सकता है अगर इमरजेंसी है तो। इवन इफ यू आर अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंसिडेंट और अनअवेयर ऑफ द राइट जुरिस्डिक्शन, यू कैन फायर एन एफआईआर टू एनी पुलिस स्टेशन। दिस टाइप ऑफ एफआईआर इज नॉन एज जीरो एफआईआर। और हाँ, अगर आप जो इंसिडेंट हुआ है जिस जगह, उससे बहुत दूर भी हैं, ठीक है, और आप वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कर सकते हैं। इस तरह के एफआईआर को हम क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर। कि आप घटना किसी दूसरे एरिया के अंदर हुआ है, लेकिन आप एफआईआर कहीं और कर रहे हैं किसी और कारणवश, ठीक है। राइट जुरिस्डिक्शन मतलब न्यायिक क्षेत्र, जहां पर पर्टिकुलर इंसान का पावर हो कि वहां पर कोई काम हो सके, उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, कि हमारे न्यायिक क्षेत्र के अंदर है या नहीं, हमारे एरिया के अंदर जहां पर कोई काम हो सके वहां पर है ही नहीं। तो राइट जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं भी हो, सही जगह पर एफआईआर नहीं भी हो, फिर भी वो एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा। इस तरह के एफआईआर को बोलते हैं हम जीरो एफआईआर। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर वर्क ऑफ एफआईआर, ये एफआईआर कैसे अपना प्रोसीजर करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एफआईआर से फिर आगे कैसे प्रोसीड होती है केसेस। द प्रोसीडिंग ऑफ द फाइलिंग इन एफआईआर इज प्रिस्क्राइब्ड ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन 1973। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो है, उसका सेक्शन 155 ये एक्सप्लेन करता है कि एफआईआर को फाइल करने के क्या प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। एफआईआर को फाइल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये सेक्शन 150 आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो सेक्शन 154 जो है उसके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 154, इसके अंदर एफआईआर फाइल करने के प्रोसीडिंग को बताया गया कि उसके तरीकों को बताया गया कि उसके अंदर क्या क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर। तो द फर्स्ट वन इज व्हेन द एफआईआर अबाउट द कमीशन ऑफ द कॉग्निजिबल ऑफेंस इज गिवन ऑरली, द पुलिस मस्ट राइट इट डाउन। अगर कोई ऐसी ऑफेंसेस हुई है इमरजेंसी में, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हुई है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो पुलिस को ओरली दिया जा रहा है, वो लिखित में नहीं दिया जा रहा है, तो पुलिस को उसे लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला इंसान हो उसे पढ़ना लिखना नहीं आ रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एफआईआर नहीं खुद से फाइल करेगा तो उसके पुलिस अपना काम स्टार्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं कर सकती पुलिस। यदि वो इंसान सिर्फ ओरली बोल रहा है, मुंह से सिर्फ बोल रहा है, ठीक है, वो लिख नहीं सकता है, तो पुलिस का ये काम बनता है वहां पे कि उन एफआईआर को लिखा जाए, ठीक है। द सेकंड वन इज इट इज योर राइट एज ए पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन और मेकिंग ए कंप्लेंट टू डिमांड दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज रीड ओवर यू। हाँ, और ये आपका भारत के नागरिक होने का आई मीन टू से दैट ये आपका ये अधिकार है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लेंट आपने लिखवाई है पुलिस को और उसने लिख लिया, तो पुलिस का ड्यूटी है कि वो कंप्लेंट आपको पढ़कर सुनाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये एक ऑफेंस होगा। पुलिस भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। अगर पुलिस ने आपने लिखाया कुछ और, पुलिस ने कुछ और लिख लिया,
ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको तभी पता चल पाएगा जब वो एप्लीकेशन फिर दोबारा आपके सामने पढ़ा जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो ये आपका अधिकार है कि आप उसको पुलिस को इस बात को के लिए इंसिस्ट कर सके कि वो जो एप्लीकेशन आपने लिखवाई है वो आपको पढ़कर सुनाए, ठीक है? Once the information has been recorded by the police, it must be signed by the person giving the information. और अगर आपने एप्लीकेशन लिख दिया है तब तो आप साइन कर देंगे, दैट इज देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर कोई इंसान एप्लीकेशन लिखवाता है, सपोज दैट पर्सन इज नॉट दैट मच लिटरेट, अगर वो इंसान इलिटरेट है और अगर वो लिखवा रहा है तो पुलिस जब उसको ये पढ़कर सुनाती है उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन पर साइन करे, अदरवाइज उस पर साइन ना करे. तो मतलब अगर कोई एप्लीकेशन आपने लिखवाई है, एफआईआर लिखवाई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई कर ले, ठीक है, जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया उसके बाद उस पर साइन करे, तभी जाकर वो एफआईआर एक्सेप्टेबल होता है. तो ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि एफआईआर अगर आपने डलवा दिया और उस पर आपने साइन ही नहीं करा तो उस एफआईआर की कोई एक प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है. We should sign the report only after verifying that the information recorded by the police. ठीक है, हमें जो भी एफआईआर पुलिस में हमने फिल किया, हमने जो भी एफआईआर फाइल किया है पुलिस स्टेशन के अंदर, वो वेरीफाई करने के बाद ही उस पर पुलिस को देना चाहिए, ठीक है? तो हमें जो हम साइन करेंगे, और वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि जब वो आपको पढ़कर सुनाए या फिर आप पढ़कर खुद देख लें एफआईआर को, फिर आप उस पर साइन करें, अदरवाइज उस पर साइन ना करें. तो कोई भी एफआईआर लिखने से पहले आप वेरीफाई कर ले कि जो एफआईआर लिखा गया है तो वो सही है. और अगर ऐसा पुलिस आपको मना करती है कि ऐसा नहीं करना है, तो फिर आप दूसरा कोई तरीका चुन सकते हैं, दूसरे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ठीक है, कहीं और मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं. क्योंकि देर आर मेनी केसेस वेयर पुलिस, जहाँ पर पुलिस क्या करती है कि आपने लिखाया कुछ और उसने केस को डाइल्यूट कर दिया, केस को हल्का कर दिया बिल्कुल उसने, मतलब केस कॉम्प्लिकेटेड, केस बहुत ही ऐसा था जो जिसमें कैदी को सजा होनी चाहिए, एक्यूज को सजा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उसने केस को इतना इजीली तरीके से लिख दिया है कि बस अब उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है. तो आपको वेरीफाई करना है कि एफआईआर को, फिर उसके बाद साइन करना है, तभी वो एक अच्छा एफआईआर माना जाएगा जिसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोसीडिंग अच्छी तरीके से हो सकती है कोर्ट के अंदर. People who cannot read or write must put their thumb impression on the document after being satisfied. और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते और पुलिस ने जिनको सुना दिया है कि पढ़कर कि भाई ये एफआईआर के अंदर हमने लिखा है, तब यदि वो पढ़ लिख नहीं सकते तो वो साइन करने के बजाय थंब इंप्रेशन भी लगा सकते हैं. वेरी नॉर्मल इन इंडिया. अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो अगर डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर सकता है तो अंगूठे के निशान भी दे सकता है. इट्स वेरी नॉर्मल. Always ask for a copy of FIR. It is your right to get it free of cost. FIR फाइल करने के बाद, साइन करने के बाद या थंब इंप्रेशन लगाने के बाद आपका ये राइट है कि आप FIR की कॉपी पुलिस से मांग सकते हैं, ठीक है? इट इज़ योर राइट कि आप FIR की कॉपी पुलिस से मांग सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कोई भी पैसे दिए, ठीक है? तो अगर आपने कोई FIR फाइल कर दी तो फॉर एज ए प्रूफ कि मैंने उस टाइम पे एफआईआर के अंदर ये चीज़ डाली थी, तो आप वो पुलिस से कॉपी उसका मांग सकते हैं. तो ये भी आपका राइट है, ठीक है? ये भी प्रोसीजर का हिस्सा है, एफआईआर को फाइल करने के प्रोसीजर का हिस्सा है. तो हमने देखा कि एफआईआर के प्रोसीजर फाइल करने में कई सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कई सारी स्टेप्स होती हैं जो एफआईआर को फाइल करने के दौरान हमें ध्यान रखना होता है. Or I hope you get this whole lecture, and if you did, please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.